नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जिन अटकलों को लेकर के लगातार ये बात कही जा रही थी कि अब राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभालेंगे। मुझे लगता है कि वो वक्त अब पूरा होता जा रहा है और राहुल गांधी दिसंबर के प्रथम सप्ताह में ही स्थिति साफ हो जाएगी। वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभालेंगे। एआईसीसी ने इसके लिए इलेक्शन प्रोग्राम जारी कर दिया है। सोनिया गांधी की जगह राहुल गांधी लेंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के हाथ अब कांग्रेस की कमान आएगी। इसके लिए तमाम जो संवैधानिक तरीका होता है, पार्टी का डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है, उसे फॉलो किया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि राहुल गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद क्या गुजरात चुनाव पे कोई असर पड़ेगा, या फिर हम कहें कि कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के हाथ में जल्दबाजी में आ रही है, या फिर कहें कि कांग्रेस में क्या कोई दूसरा चेहरा नहीं है। वो तमाम ऐसे सवाल हैं जो सियासी गलियारों में गूंज सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, एक सवाल खड़ा कर सकते हैं कि राहुल गांधी ही क्यों, सोनिया गांधी के बाद दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बन सकता। हम आपको बता दें, पिछले दिनों ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मां या बेटा, यानी कि एक तंज कहा जा सकता है इसे, ये नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे नेता कहते हैं कि राहुल गांधी हमारे पार्टी के लीडर है, सर्वमान्य नेता हैं और उन्हें पार्टी की कमान सौंपी जाएगी। हम आपको बता दें कि 130 साल पुरानी कांग्रेस की कमान अब राहुल गांधी के हाथों में जा रही है। क्या इंपैक्ट होगा इसका? क्या नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाएंगे राहुल गांधी? क्या वास्तव में गुजरात चुनाव के अंदर जिस तरह से धमाकेदार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं राहुल गांधी, वो एक समय उसको कांग्रेस बुनाने की कोशिश करेगी? और दो बातें और अपने अपने अंदाज से विश्लेषक कहते हैं कि अगर गुजरात में कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं होती है, जैसे उत्तर प्रदेश या कई राज्यों में हालात जैसे बने हैं, तो राहुल गांधी के ऊपर फिर सवाल उठ सकता है और ये मामला टल सकता है। तो इसलिए आज से उन्हें जल्दी से कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। ये भी कुछ इस तरह की चर्चा है। लेकिन दूसरी ओर यह भी चर्चा है कि अगर राहुल गांधी की मौजूदगी गुजरात चुनाव प्रचार की कमान, और अगर गुजरात में रिजल्ट बदल जाते हैं, तो राहुल गांधी के लिए इससे बेहतर कोई मौका राजनीति के लिए नहीं हो सकता जिसे पार्टी बुना सकती है। राहुल गांधी के सिपह सालार बुना सकते हैं और ये एक ऐसा अवसर चुना जा रहा है जो राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। यूं भी कह सकते हैं कि सोनिया गांधी का कार्यकाल पूरा हो रहा है और ये अभी किसी को तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना ही होगा, अब सोनिया गांधी का मुश्किल होगा, तो इसलिए आज से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। चलिए हम हमारे पैनलिस्ट से मुखातिब होंगे। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के सीनियर लीडर गिरिराज गर्ग साहब हैं। गर्ग साहब, आपका स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी के लिए यह समय, ये मान सकते हैं कि उपयुक्त समय है? देखिए, समय उपयुक्त अनुपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि कांग्रेस में आंतरिक संगठन के चुनाव की प्रक्रिया पिछले 3 महीने से चल रही है और हमारे नीचे का जो ब्लॉक स्तर है, जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, उनका विधिवत निर्वाचन का कार्यक्रम पिछले 3 महीने से चल रहा है और उस कार्यक्रम के माध्यम से संगठन का जो चुनाव है, जो हर पार्टी के लिए उसके संविधान में जो कार्यक्रम चुनाव का दिया हुआ होता है, उसी के तहत ये प्रक्रिया चल रही है। और निश्चित रूप से जो प्रोग्राम आज जारी किया गया है चुनाव का, उस चुनाव के माध्यम से राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे, या अगर कोई दूसरा नेता अगर चाहे तो वो नामांकन दाखिल कर सकता है अध्यक्ष का। उसके बाद तय होगा कि चुनाव होगा या नहीं होगा। यदि राहुल गांधी जी के सामने कोई ऐसा नेता अगर नामांकन ही दाखिल नहीं करता है, तो निश्चित रूप से निर्विरोध अध्यक्ष वो बनेंगे। जैसे एक बार पहले ऐसा समय आया था जब कांग्रेस के अंदर जो है, शायद मेरी जानकारी में जो है, वो जितेंद्र प्रसाद जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का फार्म भरा था। एक तरफ राजेश पायलट जी ने भी भरा था नरसिम्हा राव जी के टाइम पे। उस समय विधिवत रूप से जो है चुनाव हुआ था और चुनाव के माध्यम से ही नरसिम्हा राव जी अध्यक्ष बने थे। तो ऐसा नहीं है, ये सब प्रक्रिया है और लोकतंत्र की प्रक्रिया को पूरी अपनाते हुए कांग्रेस का चुनाव होगा। और निश्चित रूप से आज जो स्थितियां हैं जी, उन स्थितियों के अंदर जिस तरह से आज पूरे देश ने, पूरे गुजरात ने राहुल गांधी जी ने जिस तरह से अपनाया है, जनता जिस तरह से समर्थन कर रही है, वो इस बात का इंडिकेशन है कि वो राष्ट्रीय नेता तो है। जी, चलिए मैं आऊंगा आपके पास में,
मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा हमारे ये पूरे एजेंडे को हमारे नजर से कि राहुल गांधी अगर अध्यक्ष बनते हैं तो क्या स्थितियां बनेंगी, उसके अलावा राजनीतिक मायने क्या हो सकते हैं, राहुल गांधी के पास सामने चुनौतियां क्या होंगी, किस तरह की प्रक्रिया का सामना करना पड़ रहा है, तमाम एक बार जरा इसमें देखिए और उसके बाद वापस मैं हमारे पैनल पे लौटूंगा। एक बार जरा देखिए। सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर सोमवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। इसमें राहुल गांधी को प्रेसिडेंट बनाने के लिए रेजोल्यूशंस पास हुआ। 18 दिसंबर को गुजरात और हिमाचल के चुनाव के नतीजे आएंगे और इसके दूसरे ही दिन राहुल की कांग्रेस में ताजपोशी हो जाएगी। इस बैठक में मनमोहन सिंह, गुलाब नबी आजाद, पी चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे, ए.के. एंटनी जैसे कई सीनियर लीडर मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की पैरवी की। अब पार्टी राहुल के नाम पर सोनिया गांधी से मंजूरी चाहती है। कांग्रेस ने 31 दिसंबर से पहले होने वाले पार्टी संगठन के चुनाव भी 1 साल के लिए टालने का फैसला किया है। कांग्रेसी दिग्गजों का भरोसा है कि राहुल गांधी अध्यक्ष के तौर पर पार्टी से जुड़े बड़े फैसले लेंगे और पार्टी में नई ऊर्जा का संचार भी करेंगे। हालांकि खुद राहुल गांधी अपना विजन पहले ही क्लियर कर चुके हैं। जयपुर में आयोजित सम्मेलन में उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों के अनुभव और युवाओं की ऊर्जा के उपयोग को अपना विजन बताया था। दूसरी ओर भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस नेतृत्वहीन है, अपने अस्तित्व को तलाश रही है। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि कांग्रेस जब तक स्वदेशीकरण नहीं करेगी तब तक कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। होना पक्का है, फिर उसको आगे बढ़ाया। अब जब तक होगा नहीं तब तक मुझे उस पर बोलने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस में वो नेतृत्वहीन है और उसका जब तक स्वदेशीकरण नहीं होगा कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। हालांकि राहुल गांधी कांग्रेस उपाध्यक्ष के तौर पर सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं, लेकिन गुजरात चुनाव में उनकी भूमिका से कांग्रेस उत्साहित है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में राजनीतिक हवाएं कौन सा रुख लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो आपने देखा कि राहुल गांधी के सामने चुनौतियां। राहुल गांधी जयपुर में ही गत वर्ष यहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि अब हम नई ऊर्जा और पुराने अनुभव के साथ आगे बढ़ेंगे, यानी कि वरिष्ठ नेताओं का और नई पीढ़ी दोनों का सामंजस्य बैठा करके आगे चलेंगे। क्योंकि राहुल गांधी अगर अध्यक्ष बनते तो एक बड़ी चुनौती होगी। सोनिया गांधी के सिपह सालार उनके वरिष्ठ सहयोगी और राहुल गांधी की अपनी टीम है। और ये ऐसा नहीं है कि मां बेटे के संबंध हैं, लेकिन राजनीति में अभी तक कांग्रेस के सामने कई बार ऐसी स्थितियां बनी हैं कि राहुल का फैसला और सोनिया गांधी का फैसला कहां से उसे माना जाए। दो मायने हैं इसके। एक तरफ यह भी होता है कि कांग्रेस में वो ताकत भी है जो सिर्फ यही कही जाती है कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो होता है या सोनिया गांधी कहती हैं वो होता है। अगर इस बात पे यकीन करें कि राहुल और सोनिया गांधी के दोनों के फैसलों में अलग अलग मायने रहे, अलग अलग अंतर आया है, तो ये माना जा सकता है कि फिर तो ये कैसे कहा जा सकता है जो मां चाहती है वो बेटा करता है, बेटा जो चाहता है वो मां करती है। दोनों बातें हैं इसमें। खैर चलिए, हमारे साथ इस वक्त शीलदाबाई जी भाजपा की सीनियर लीडर जुड़ गई है और महेश शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक हमारे साथ हैं। महेश जी, एक सवाल है कि देखिए राहुल गांधी के हाथ में कमान जा रही है। इलेक्शन का पूरा जो प्रोग्राम है उसे डिक्लेयर कर दिया गया है, अनाउंस कर दिया गया है। राहुल गांधी के लिए बिल्कुल उचित और अनुकूल समय कहा जा सकता है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अंततः मतलब जिस तरह की सोनिया गांधी जी की जिस तरह से अस्वस्थता रहती है उसको ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं नेतृत्व का परिवर्तन तो समय की मांग भी है। अभी ये जो गुजरात के चुनाव तो है ही, चुनाव इस गुजरात के चुनाव के बाद में जो है आगे जो विधानसभा के जो चुनाव 2018 में होंगे और 2019 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे, कहीं न कहीं पार्टी को एक नेतृत्व देने वाला होना चाहिए। जब आप नेतृत्व परिवर्तन के बाद से सिर्फ ये नहीं किसी को सत्ता से आप या मतलब अपने संगठन से किसी को हटा रहे हैं, बल्कि यह है कि एक नई ताजगी, एक नई ऊर्जा के साथ मतलब जो है कार्यकर्ता काम करेंगे। इस समय क्योंकि इस समय कांग्रेस को उठान की आवश्यकता है,
इसमें अगर युवा अगर नेतृत्व मिलता है तो निश्चित रूप से इसका मैसेज जाएगा। अभी आप ये देखिए जो फिलहाल परिणाम कुछ भी निकले, नतीजे कुछ भी निकले गुजरात में, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जिस तरह से चुनाव प्रचार किया है, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है, तो उससे ये लगता है कि कहीं न कहीं ये एक नया एक नेतृत्व उभर के आ रहा है। तो निश्चित रूप से इसका स्वागत किया जाना चाहिए और कांग्रेस निश्चित रूप से इसका फायदा भी उठाएगी और इसका नतीजा भी निकलेगा। शील जी, ऐसे वक्त पे राहुल गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की चर्चा शुरू हुई है जब गुजरात में चुनाव है। गुजरात का चुनाव यूं तो एक विधानसभा का एक राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन गुजरात चुनाव के कई मायने देखे जा रहे हैं। गुजरात चुनाव पे सबकी निगाहें टिकी हैं। न केवल गुजरात के चुनाव कवरेज को, वहां के इलेक्शन कैंपेन को हिंदुस्तान के समाचार पत्रों चैनल में जगह मिल रही है। मैं कहूंगा कि विदेशी मीडिया भी इसे काफी कवर कर रहा है कि नरेंद्र मोदी के लंबे समय से 22 साल से वहां का भाजपा शासन है। 1995 में वहां पे बीजेपी पहुंच आ गई थी सरकार में। उसके बाद से लगातार कांग्रेस बाहर है, जबकि कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा था पहले बीजेपी गुजरात को। उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस का बाहर रहना, वापसी के लिए जदोजहद करना, काफी तैयारी करना। अब नरेंद्र मोदी के हाथ में जब कमान आई थी, गोधरा के दंगे हुए, उसके बाद से लगातार वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और उपस्थिति नरेंद्र मोदी ने बड़ी धमाकेदार करवाई है। उन्होंने गुजरात मॉडल बनाया, उसको बुनाने की कोशिश की पूरी तरह से और कहूंगा कि सफल हुए। उसमें एक देश के सामने लेके गए कि गुजरात मॉडल चाहिए तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री आप बनाइए, वो बने भी। अब लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ी चुनौती इस वक्त गुजरात में दिख रही है। 18 दिसंबर तय करेगा कि मतगणना के बाद परिणाम तो क्या सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल चौकड़ी में बीजेपी फंसती नजर आ रही है और फंसती इस तरह से है कि बिल्कुल पूरी ताकत के साथ में चुनाव लड़ना पड़ रहा है। जिस चुनाव को बहुत सहज माना जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, विश्लेषकों का यह मानना है कि उत्तर प्रदेश से ज्यादा ताकत इस वक्त गुजरात में बीजेपी को लगानी पड़ रही है। राहुल गांधी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, ऐसे वक्त पे अनाउंस करना उनका, तो इसका बीजेपी पर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि जैसे अभी महेश शर्मा साहब कह रहे हैं कि जिस तरह से मजबूती के साथ उन्होंने गुजरात में उपस्थिति दर्ज कराई है, तो कार्यकर्ता का एक जो मनोबल है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा वहां पे कि उनकी पार्टी का नेता उनके बीच में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले राहुल गांधी वो उनके बीच में रहेंगे। देखिए, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के सामने मैं कोई चुनौती नहीं मानती। राहुल गांधी वहां पर जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन जो गुजरात में मोदी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में जो विकास हुआ, जिस तरह से जो एक विकास का मॉडल, पूरे गुजरात मॉडल, जो पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं विश्व में भी एक आइडल के रूप में देखा गया। राहुल गांधी जिस तरह से बयान दे रहे हैं, एक ये बयान ही उनको उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है जनता में। वो बार बार कह रहे हैं कि विकास गांडो थायो छे, विकास गांडो थायो छे, विकास कहाँ है, ये है। तो विकास वहां की जनता के दिलो दिमाग पर है। वहां के आम लोगों ने सत्ता का सुख भोगा है, वहां के गरीब लोगों ने, वहां के जो व्यापारी हैं, वहां का किसान वर्ग है, सबने देखा है कि विकास क्या होता है। तो राहुल गांधी का अगर ये तो कि राहुल गांधी को अगर ये अध्यक्ष बनाते हैं तो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की परंपरा रही है। वंशवाद तो इनका जन्मजात घुट्टी में ही मिला होता है। मैं आपको अंतर यही बता दूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में किसी को पता नहीं होता कि अध्यक्ष कौन बनने वाला है। एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक पोस्टर वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति यह है कि वहां आम कार्यकर्ता या कोई दूसरा लीडर कितना ही बड़ा हो, वो सपने में भी, ख्वाब में भी ये नहीं सोच सकता कि वो इस पद तक पहुंच सकता है। तो राहुल गांधी की जो जिस तरह से वहां पर प्रचार कर रहे हैं, शायद वो इस भ्रम में है कि जो उनका बोलने का तरीका है, क्योंकि एक जो उनके साथ में लगा हुआ है, एक अभिशाप जो कहना चाहिए, अब तक वो 24 चुनाव लड़ा चुके हैं और उनको हार का सामना करना पड़ा है। राहुल की जगह लोग अपने आप को, उनको ये सोचते हैं कि राहुल हमारे साथ में आ गया है। आप जिस तरह के कांग्रेस के नेताओं ने, आप गोवा की बात कर लीजिए, गोवा के वहां के जो राणा है, उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है, क्योंकि गोवा में उनको गोवा का जिक्र मुझे करना नहीं चाहिए यहाँ पे। गोवा का जिक्र आपने किया। गोवा में तो देखे, यूं देखे तो कांग्रेस की सीटें ज्यादा थी बीजेपी से। वही बात कर रही हूँ, पूरी कैबिनेट इनकी चुनाव हारी थी, मुख्यमंत्री चुनाव हारा था आपका। मेरी बात तो सुन लीजिए। तो वो वहां पर इनका था,
बहुमत था, ये बना सकते थे, लेकिन राणे ने कहा कि मुझे लगता है हमारी नेताओं की मूर्खता की वजह से, उनके शब्द सुनिए आप, कि नेताओं की मूर्खता की वजह से हम लोग हार गए। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं गलत पार्टी में आ गया हूं। इसी तरह सत्यव्रत जो है उन्होंने भी कहा था कि अब कॉस्मेटिक एक आदमी को आप कोट कर रही हैं, अब ये गिरिराज जी कहेंगे कि घनश्याम तिवारी तो आए दिन कहते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति पे हम इतना यकीन करके हम बैठे हुए हैं। देखिए सबका कह, सब जिनके विचार उसकी, आप उनके दिग्विजय सिंह की बात कर लीजिए, सत्यव्रत की बात कर लीजिए, इनके जितने बड़े बड़े नेता हैं, ये बार बार इनके बयान आते रहते हैं कि हमें आत्मचिंतन की, और ये खुद भी मान चुके हैं, राहुल खुद भी कह चुके हैं कि हमें इतना घमंड आ गया था अपने आप में कि हमें कार्यकर्ताओं से संपर्क टूट गया था। चलिए, तो ये तो सच्चाई स्वीकार कर रहे हैं, उसमें तो मुझे लग रहा है कि अपने अगर गलती का किसी को एहसास हो और उसे स्वीकार किया जाए, तो मुझे लगता है कि ये तो राहुल गांधी की एक खूबी माननी चाहिए कि चलिए देर से कम से कम अपनी गलती का उन्हें एहसास हो रहा है। मतलब कार्यकर्ताओं में तो विश्वास नहीं जगा पाए, कार्यकर्ताओं के जिस तरह से उन्होंने, चलिए कुल मिलाकर के यह है कि राहुल गांधी की ताजपोशी आज हो कल हो परसों कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कांग्रेस का अपना मैटर है, लेकिन बीजेपी की सेहत पे या गुजरात के मतदाता की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए गिरिराज जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि इसका कुछ गुजरात चुनाव पे असर पड़ेगा? आप लोग ऐसे टाइम पे राहुल गांधी को अध्यक्ष बना रहे हैं। चुनाव देश के अंदर लगातार एक प्रक्रिया के तहत होते हैं, पहले भी चुनाव हुए हैं और आगे भी चुनाव होंगे। चुनावों से ये चूंकि कांग्रेस के संवैधानिक जो व्यवस्था है चुनाव प्रक्रिया की, जिसको चुनाव आयोग पाबंद करता है कि आप आंतरिक अपना चुनाव का कार्यक्रम विधिवत रूप से तय करके और सबमिट करें, एक समय निश्चित होता है, उस समय के तहत ही 3 महीने से पार्टी का आंतरिक संगठन का चुनाव का कार्यक्रम चल रहा है और 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक का जो चुनाव का राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम दिया है। आपके गुजरात के चुनाव तो 14 दिसंबर को खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 14 दिसंबर को गुजरात के चुनाव खत्म हो जाएंगे, मतदान हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी ही दिख रहा है, मतलब इतनी डरी हुई है कि अनर्गल आरोप लगाना, अनर्गल शगल छोड़ना, अनर्गल भाषा का प्रधानमंत्री जो द्वारा उनके खिलाफ उपयोग करना, ये देश का दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री जी जिस भाषा का उपयोग करते हैं उस भाषा का उपयोग आजादी के बाद और आजादी के पहले वैचारिक मतभेद रहे, चाहे अडवाणी जी, सुनिए आप, सुनिए नहीं, लेकिन गिरिराज जी मैं इतना सा जानना चाह रहा हूं कि क्या वास्तव में इसका असर गुजरात चुनाव पे कुछ पड़ेगा? राहुल गांधी गुजरात चुनाव के परिणाम तो जनता ने तय कर दिए, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने 50 मीटिंगों का कार्यक्रम दिया है, 40 मीटिंगें अमित शाह जी कर रहे हैं, जो गुजरात को बिल्कुल हल्के से ले रहे थे कि गुजरात तो हमारी बपोती है, गुजरात के अंदर इनके झाग आ गए हैं। और जिस तरह से गुजरात और अरे सुनो, हाँ शील दावाई जी, मीडिया दिखा रहा है, आप अहंकार में डूबे हुए हो। ये अहंकार आपका बिहार में टूटा, ये अहंकार पंजाब में टूटा, ये दिल्ली में टूटा, ये गोवा में टूटा, ये मणिपुर में टूटा, ये आपका अहंकार जो है आपकी पार्टी का ये 5 राज्यों में टूट चुका है, और ये गुजरात की जनता तय कर देगी। आप गुजरात के अंदर जिस तरह से आज गुजरात को जिस तरह से आपने खरीदा है, आप जिस तरह से पैसे का उपयोग कर रहे हैं, आप जिस तरह से नेताओं को खरीद रहे हैं, जिस तरह से वहां पैसे के हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, ये आपको बता देगी गुजरात की जनता, ये जनता तय कर देगी कि आपने जो पैसे का उपयोग किया, आपके जिस तरह से पैसे का उपयोग किया, जिन नेताओं को आपने खरीदने का प्रयास किया, उन्होंने पैसा लेके सुबह मीडिया के सामने पैसा रखा और ये कहा कि मुझे 10 करोड़ का ऑफर दिया गया, ये 1 करोड़ रुपए मुझे एडवांस दिया गया। ये आपकी दुर्दशा दर्शा रही है, ये आपकी पार्टी की दुर्दशा दर्शा रही है। आप किससे बात कर रहे हो? ये ओपन है, रिजल्ट तो जनता दे रही है, तो जो आप उपयोग कर रहे हो, जिस तरह से आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, वोट राइडिंग कर रहे हो, पैसा खरीद रहे हो, आप पैसे का मिसयूज कर रहे हो। हार्दिक पटेल ने कहा है 500 करोड़ रुपए आपने पटेलों को खरीदने के लिए दिया है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? आपकी पार्टी का परसों ही आपकी पार्टी का सिटिंग विधायक ने आरोप लगाया है कि मेरा टिकट पैसे के कारण काटा गया है। ये आपके पार्टी पे आप ही के विधायक आरोप लगा रहे हैं, हमारे आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये आपके आरोप लगा रहे हैं। इसलिए आप जो है आप घबराओ मत, ये जनता तय कर रही है। मैं आ रहा शील दावाई जी, ये आप सुनने की मादा रखिए कि आपकी कमजोरियां और आपका अहंकार जो है वो जनता लगातार छोड़ रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूं गिरिराज जी आपसे कि वक्त जो ही है, वैसे तो खैर देखिए पार्टी का इलेक्शन प्रोग्राम एक डेट दी हुई है कि उससे पहले आपको करवाना है, लेकिन ये टाइम जो चुना गया है इसे एक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है कि कांग्रेस की एक रणनीति के तहत नहीं, ये तो
वीरेंद्र जी, ये कयास तो सभी लगा सकते हैं। हाँ। क्योंकि गुजरात का चुनाव है, अहम चुनाव है। पूरे आपने बिल्कुल सही कहा कि देश का मीडिया और विदेशी मीडिया की नजर लगी हुई है कि 22 साल से गुजरात के अंदर विकास जो नारा देते थे, आज दुर्भाग्य देखिए आप कि वो विकास जो है वो कहीं गायब हो गया। आज नरेंद्र मोदी जी गुजरात में विकास की बात नहीं कर रहे हैं, वो इमोशनल गुजरात के बात करके और जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। अमित शाह जी विकास की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं सरदार पटेल की, वो बात कर रहे हैं दूसरे मुद्दों की। अरे आप विकास की बात करिए ना, आप सीधा कहिए ना कि हमने ये विकास किया, आप विकास के ऊपर बात करिए ना आप। लेकिन विकास गुजरात की जनता को दिख नहीं रहा है। इसलिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, इनके नेता घबराए हुए हैं। और ये बिल्कुल सही है कि गुजरात का चुनाव जिस हाइट्स पे चले गया है, राहुल गांधी ने ये साबित कर दिया है कि गुजरात की जनता के साथ 22 साल के अंदर जो छलावा हुआ था वो जनता के सामने आ गया। जनता इसीलिए खड़ी हो गई है। आपके पास में लौटूंगा। विकास एक एजेंडा है और हर राजनीतिक दल का वो एजेंडा अपने मैनिफेस्टो में भी होता है, इलेक्शन कैंपेन में भी होता है, और जब भी कहीं हम चर्चा करते हैं तो उसमें झलकता है। लेकिन वास्तव में होना चाहिए। हम इस बात के समर्थक भी हैं कि विकास होना चाहिए, क्योंकि सरकारें इसी वजह से बनती हैं। वहां विकास के दो बातें चल रही हैं। विकास किया है, उसके नाम पे हम वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस कह रही है विकास पागल हो गया वहां। तो एक विकास को लेकर के काफी चर्चाएं हैं। हालांकि कि गुजरात ने इस बात को लेकर के एक स्लोगन दिया कि विकास तो पागल हो गया, कांग्रेस ने उसे जमकर बनाया। महेश जी, यहाँ एक सवाल है मेरा आपसे कि राहुल गांधी, अभी शीलदावाई जी ने कहा कि वो कांग्रेस के लोग उन्हें राहुल की दशा बताने लग गए कि राहुल हमारे साथ है इस वक्त। लेकिन क्या वास्तव में गुजरात में इस वक्त मान सकते हैं कि एक चक्रव्यूह राहुल गांधी को घेरने के लिए बना रही हो बीजेपी? पहले के जो चुनाव रहे हैं गुजरात के, वो बहुत ज्यादा इस तरह से उलझे चुनाव नहीं देखे जो चुनौतियां बीजेपी के सामने अभी दिखाई दे रही हैं। क्या पहले रही हैं ऐसी? देखिए, इस बार क्रूशियल पोजीशन है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। एक तो देखिए कि 22 साल का शासन रहा। हाँ। 22 साल में एंटी इनकम्बेंसी एक वैसे स्वाभाविक रूप से, और दूसरा ये भी बात रहा है कि पिछले जो है एक 5 साल में जो भी कुछ हुआ है गुजरात में, उसमें एक तो पाटीदार आंदोलन है मुख्य रूप से, और ऊना वाला जो है दलित आंदोलन जो है वो लेकर के है, और तीसरा जो है आपके जो जिस तरह के जो कुछ और घटनाएं हुई है उससे बहुत कुछ इसका फर्क पड़ रहा है। जैसे नोटबंदी के दौरान भी आपने देख लिया, टेक्सटाइल साइड में हो, चाहे सूरत में वो हीरा व्यवसाय का मामला हो, सब जगह कहीं असंतोष की झलक निकली है। ऐसी सूरत में वहां पे जो जिस तरह से विजय रूपाणी जी को लाया गया है, तो इन सब चीजों की अगर देखा जाए बहुत मायने निकलते हैं। और इसको सबसे बड़ी कांग्रेस की सफलता तो यह है कि जो जिन मुख्य मुद्दों को लेकर के वहां जो एक युवा शक्ति के रूप में 3 जो चेहरे उभरे थे, वो तीनों चेहरों को इन्होंने साधने की कोशिश की है। तो इसमें ये अपने आप में एक गुजरात की जनमानस को पकड़ने की कोशिश की है। तो इसका मतलब जो कांग्रेस का जहां उस पर मतलब क्या कहते हैं ना पकड़ आई है, तो निश्चित रूप से जो अभी तक उसके हाथ की जो चीज थी, बीजेपी की जो थाली थी, उसमें उन्होंने अपने मतलब क्या कहते हैं हाथ बढ़ा दिया है। तो भले ही उसके परिणाम कुछ भी हो, कांग्रेस आए ये सत्ता में आया न है, लेकिन इस बार का जो चुनाव को काफी रोचक मोड़ पे ले जाकर उन्होंने रोचक मोड़ दे दिया, संघर्षपूर्ण बना दिया है। ऐसा नहीं कि वॉक ओवर वाली स्थिति होगी। आप ये देखिए कि इसमें जो अब असर आता है कि वहां एनसीपी जो है वो जिसने कि डिक्लेयर भी किया है कि सभी 182 सीटों पर वो भी अपने पत्ते ऐसे खड़े करेगी, तो इस पे भी वो एक असर पड़ेगा। और साथ साथ ही देखिए, आप जैसे बिल्कुल खामोशी हो गई है, पहले वो मतलब सक्रिय हो गई थी इन चुनावों से, तो ये सारी घटनाओं में मतलब कहीं ना कहीं लड़ाई जो है बड़ी रोचक और मतलब क्या कहता है ना संघर्षमय हो गई है। बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से कि गुजरात के इलेक्शन पे, उसके आने वाले चुनाव परिणाम पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 9 तारीख को होने वाले मतदान में कितने % वोटिंग होगी, क्या रुख रहेगा, उसके बाद 14 को, और 14 के बाद हमें सबको इंतजार होगा 18 तारीख का। 18 तारीख का इंतजार के मायने हैं कि क्या वास्तव में बीजेपी वापसी करेगी, लगातार अपने क्रम को जारी रखेगी, या फिर कांग्रेस वापसी करेगी। कांग्रेस अगर वापसी करती है वहां पे, तो राहुल गांधी का कद बढ़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस राजनीति की धुरी को लेकर के वो अपना पथ
नापने की कोशिश कर रहे थे, वो गुजरात से शुरू कर रहे हैं और इस दौड़ को आगे तक लेकर के जाएंगे। यानी कि एक मजबूती के साथ में कांग्रेस की वापसी हो सकती है। जो कांग्रेस मुक्त भारत का बीजेपी नारा दे रही थी, लगातार दे रही है, या फिर कहें सपने देख रही है, या उसको हकीकत में तब्दील करने के प्रयास किया जा रहा है, वो तमाम जो पहलू होंगे वो इस चुनाव में काफी हद तक ये कहा जाएगा कि महत्वपूर्ण होंगे। और अगर यहां पे ही कांग्रेस की बड़ी और करारी हार होती है कि जो बिल्कुल पिछली बार के ग्राफ से भी अगर डाउन जाता है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए आगे 2019 या उससे पहले 18 में जो चुनाव होंगे, या 17 के अंदर माफ करेगा 18 में जो स्टार्टिंग में और आखिरी में जो चुनाव होंगे, उन पे बहुत कुछ, कर्नाटक का चुनाव होगा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनके जो चुनाव होंगे उन पे कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि ये चुनाव डिपेंड करेंगे, बीजेपी को अगर हारती है तो सोचने के लिए मजबूर करेंगे कि हमें ऐसी क्या कमी रह गई कि जिसकी वजह से हमने गुजरात को लूज किया। और अगर कांग्रेस वर्तमान पोजीशन से भी डाउन जाती है तो नरेंद्र मोदी जो एक कहेंगे कि पहाड़ की तरह एक मजबूत लीडरशिप के रूप में खड़े हैं, उसको तोड़ पाना बहुत सहज नहीं होगा कांग्रेस के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। मेरा कैमरा हाँ, तो वो तो रामलीला रासलीला नहीं, अगर वाकई में कुछ करा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी की। महेश जी, मैं एक बात मैं जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी जब गत वर्ष राजस्थान आए थे तो उन्होंने जयपुर के बिड़ला सभागार में एक बात कही थी। मालूम था इस बात को कि यहां पे कुछ विवाद इस तरह का हो सकता है, और केवल राजस्थान का विषय नहीं है, कई राज्य ऐसे हैं इसमें नए चेहरे आगे भी आ रहे हैं, पुराने लोग हैं वो भी अपना अस्तित्व कायम रखना चाहते हैं। ऐसे में क्या किया जाए? सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों की अगर हम जिक्र करें तो उन्होंने इस बात को लेकर के कहा था कि नई एनर्जी और पुरानों का एक्सपीरियंस दोनों को हम साथ लेकर के चलेंगे। ये तो हर कोई कह सकता है। तो क्या वास्तव में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो एक चुनौतियां इस तरह की कुछ होंगी कि जब आप नए चेहरे को भी लेकर के आना चाह रहे हो और पुराने भी अपना मौजूदगी है वो अच्छे से दर्ज कराएंगे? क्योंकि देखिए, राजनीति हो चाहे कहीं पे भी हो, कोई अपने लिहाज से गवर्नमेंट का जॉब तय है नहीं कि रिटायरमेंट की जो उम्र है वो 58 साल या 60 साल है या 65 साल कईयों की जो अभी किया है डॉक्टर्स या किसी के, उसके हिसाब से आप कर देंगे। यहां तो अपने हिसाब से सब कुछ चलता है। तो ऐसे पोजीशन में राहुल गांधी के सामने क्या होगा? देखिए, निश्चित रूप से ये कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान की और ये अन्य प्रदेशों में जिस तरह से कांग्रेस में गुटबाजी है, ये गुटबाजी ही कांग्रेस की गुटबाजी को हावी नहीं होने देने के पीछे अगर गांधी परिवार की जब तक छत्र छाया रहती है तब ये सब एक हो जाते हैं। आप ये देखिएगा कि इससे पहले कि थोड़ा सा इतिहास में जाए तो सीताराम केसरी जब इसके आपके अध्यक्ष बने थे तो उस समय क्या स्थिति हो गई थी कांग्रेस की? एनडी तिवारी भी उसका एनडी तिवारी अलग बन गए थे। ये एनसीपी भी मतलब उसी दौर से निकली है। तो ये जो चीजें जो बन रही हैं ना, ये चीजें तो इनको ध्यान में रखते हुए बाद में सोनिया गांधी ने इसको कांग्रेस को अपने नेतृत्व देकर के अपने मतलब क्या था ना, इस संगठन के बिखराव को बचा लिया। अब आती है गुटबाजी। गुटबाजी संगठन में वैसे तो सभी जगह होती है और सभी ऐसा कोई दल नहीं जहां गुटबाजी ना हो, लेकिन ये जो उन्होंने जो राहुल ने उस दौरान जो जयपुर में जो कहा था उपाध्यक्ष बनने के बाद में कि मुझे युवा नेतृत्व भी चाहिए और पुराना अनुभव भी वाले लोग भी चाहिए, कि आगे पार्टी को आगे ले जाने के लिए नए खून की आवश्यकता है, नया जोश होना चाहिए, नया सोच आना चाहिए, इन सब की जरूरत होती है। लेकिन एक ये भी देखने की आवश्यकता है कि अनुभव का भी एक अपना स्थान होता है। अगर आप युवा में मतलब जोश ही नहीं चाहिए, जोश के साथ होश भी चाहिए। तो इस होश और जोश दोनों का अगर कॉम्बिनेशन होगा तो ये आगे कोई भी संगठन आगे बढ़ सकता है। और जहां तक है कि ये जो इस तरह होगा तो सही, हर राज्य में इस तरह की मतलब क्या कहते हैं हर दल में है, तो कांग्रेस ही नहीं, इससे बची हुई नहीं है। तो प्रयास बहुत करने पड़ेंगे, क्योंकि पुरानी जो है पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं मतलब क्या कहते हैं ना, नई पीढ़ी को आगे बढ़ने में थोड़ा सा कहीं
बिल्कुल बाधा बनेगी। और उसी तरह से क्योंकि राजनीति में देखिए अभी तक कोई रिटायरमेंट की उम्र नहीं है जी, तो इस लिहाज से गिरिराज जी एक बड़ा सवाल है ये, और राहुल गांधी के सामने हो सकता है कि जब वो अगर अध्यक्ष बनेंगे तो उस वक्त एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा। कहना तो बहुत सहज है कि नई पीढ़ी का ऊर्जा और हम पुरानी पीढ़ी के एक्सपीरियंस को साथ लेकर के चलेंगे, लेकिन धरातल पे कितना उतर पाएगा, ये एक बड़ी चुनौती राहुल गांधी के सामने होगी, नए और पुराने लोगों को साथ लेकर के चलने की। ये तो जब जब नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, जब जब जो है वो इस तरह की बातें चली है, लेकिन इन बातों में कुछ ज्यादा मुझे लगता नहीं है दम होता है। इंदिरा गांधी को जब अध्यक्ष बनाया गया था, जब भी ये बात उठी थी, राजीव गांधी को बनाया जब भी उठी थी, सोनिया जी जब आई थी 98 में जब भी ये बात उठी थी, इसलिए ऐसा नहीं है। वो तो चूंकि निश्चित रूप से जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है उसकी जिम्मेवारी होती है कि सब लोगों को साथ लेके चले, और इसीलिए उन्होंने, आपने जो जिक्र किया जयपुर के अधिवेशन में, उन्होंने कहा था कि हम नए लोगों की ऊर्जा और पुरानों का जो अनुभव है उन दोनों को हम साथ लेके चलेंगे। पूरे देश में ये होता है। अच्छा, जब तक आप पार्टी में नया नेतृत्व, नया खून नहीं आएगा, तब तक पार्टी, आज कांग्रेस पार्टी 134 साल से चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो लगातार होती आई है, इसीलिए चल रही है। और मैं जहां तक बता दूं, शील दवाई जी ने वंशवाद की बात कही। 134 साल के इतिहास में नेहरू परिवार के 5 ही अध्यक्ष बने हैं, जबकि कांग्रेस के 80 से ज्यादा अध्यक्ष बन चुके हैं। आप लोग गलतफहमी में हैं, और आप लोग क्या है कि ये शगल जो छोड़ते हैं ना, ये जनता अब नहीं एक्सेप्ट करेगी। जनता अच्छी तरह जान चुकी है कि, सुनिए आप मादा रखिए सुने का, आप सुनिए का मादा रखिए, और जनता बहुत अच्छी तरह देख चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार के आरोप में रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाए और जेल जाए। ये भी देश का इतिहास है, इसी देश का इतिहास है और आपकी पार्टी का इतिहास है। कांग्रेस का इतिहास नहीं है ये आपकी पार्टी का इतिहास है। और यही पार्टी है जिसने, कांग्रेस ने देश की आजादी के 70 साल तक संघर्ष किया, जिस समय आपकी पार्टी के विचारधारा के लोग ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी करते थे, खुफिया रूप से उनको सूचनाएं लीक करते थे, और ये कहते थे कि आजादी के आंदोलन में जो लोग काम कर रहे हैं, जो सत्याग्रही है, स्वतंत्रता सेनानी है, इनको किसी भी रूप में हमारे को सहयोग नहीं करना है। उसके बावजूद देश को आजाद कराया। ये चर्चाएं बहुत बार आती है, लेकिन कभी कभी इस तरह का कोई उल्लेख कभी मिला नहीं कि अमुक लोग वहां उस वक्त मुखबरी करते थे, जो मतलब पार्टियों के एक कदावर नेता के रूप में जिन्हें जाना जाता है। कई बार कहा जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी भी आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जाते हैं कि उस वक्त मुखबरी करते थे। लेकिन क्या लगता है आपको कि अभी कुछ ये चीजें रिलेवेंट रह गई है? क्योंकि ये अपनी अपनी तरह से आरोप लगाए हुए हैं। बीजेपी आप लोगों पे आरोप कुछ भी लगा सकती है, कांग्रेस बीजेपी पे लगा सकती है, लेकिन वो एक, मैं एक बात बता दूं आपको, कांग्रेस का आजादी का आंदोलन बहुत लंबे समय तक चला। बिल्कुल है। भारतीय जनता पार्टी या नहीं, सुनिए, आप सुनिए, भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस की विचारधारा का एक व्यक्ति उस आंदोलन में, आजादी के आंदोलन में कहीं शामिल हुआ हो, जेल गया हो, आज इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आज ये क्या है कि सब कभी सरदार पटेल को, कभी जवाहरलाल नेहरू को, कभी किसी को अडोप्ट करना चाहते हैं, इसलिए कि हम इनको ना, बाकी सब लोग एक तो बताओ नाम, सामूहिक रूप से तो बताओ, तो सही नाम तो बताओ ना आप। गुरु गोविंद कर, और भी मैं नाम बता दूं आपको, उस टाइम को ये नहीं देख रहे थे कि कांग्रेस है, ये आरएसएस है या क्या है। उसका सबका उद्देश्य एक था, देश की आजादी। आजादी तो आप आपकी विचारधारा ले रहे हैं, आप लोगों के जो शहीद हुए हैं उन सबको आप समाप्त करके अपने सिर्फ एक प्रयास कर रहे हैं, सबके शहादत को नकार रहे हैं आप। आपके आरएसएस ने 50 साल तक झंडा नहीं तो तिरंगे को नहीं एक्सेप्ट किया, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? आपके नागपुर के अंदर 50 साल झंडा नहीं अपना, अब आपने झंडा लगाया हुआ, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? आपके पाए विचारधारा का कि आप तिरंगे को नहीं अपना रहे हो, आप राष्ट्रीय ध्वज को नहीं अपना रहे हो, और फिर आप बात करते हो राष्ट्रीय भक्ति की। आप कह रहे हो ना वंदे मातरम करने में, वंदे मातरम उस समय आजादी के आंदोलन में हर कांग्रेसी बोलता था, हर स्वतंत्रता सेनानी बोलता था। आप उसको, आप वंदे मातरम को राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ रहे हैं। ये तो आजाद, ये तो देश को आजाद होने के पहले गाते थे, जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब जाते थे ना, जब वंदे मातरम गा के जाते थे तिरंगा हाथ में लेके, उस समय आप लोग नहीं थे। आप लोग आयो 80 के बाद शासन में आयो, आप लोग सीधे, आप सीधे शासन में आयो। 77 में आपकी जनता देख चुकी है, आपने कई बार चेहरा बदला, चोला बदला, कभी जनसंघ के नाम पे, कभी रामराज परिषद के नाम पे। आपके पास में मैं आऊंगा। मैं गिरिराज जी सिर्फ ये जानना चाह रहा था, शीलदवाई जी आप थोड़ी देर के लिए एक सवाल का मैं जवाब लेना चाह रहा हूं। आप लोगों की डिबेट की वजह से मैं बीच में नहीं बोल रहा था आप लोगों को,
चुनौती की जो बात है राहुल गांधी के सामने, आप मानते हैं, चलिए ये एक चुनौती नहीं मानते हैं कि वरिष्ठ और नई पीढ़ी यानी कि बुजुर्ग और नयों का जो है सामंजस्य बैठाना होगा, ये हमारी दृष्टि में एक चुनौती है राहुल गांधी के सामने, क्योंकि देखिए सोनिया गांधी तक मामले बहुत डिफरेंट थे। अब यूथ काफी आप लोगों के सामने आया हुआ है, महत्वपूर्ण पदों पे भी सुशोभित आप लोगों ने किया है, कई जगह आप लोगों ने रिस्क उठाई है, उनके कंधों पे, उनके हाथों में, राज्यों के बाहर दे करके। ऐसी पोजीशन में राहुल गांधी ने देखिए यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, ये अग्रिम संगठनों का एक एजेंडा बदला है और उसमें पार्टी के जो अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष हैं उनको कई जगहों पर टिकट भी दे गए, एमएलएस भी बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बना। तो ये कुछ चीजें जो ऐसी हैं, एक राजनीतिक लालसा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, उसका इजाफा हुआ है राहुल गांधी ने किया और मैं कहूंगा करना भी चाहिए नई पीढ़ी को आगे लाने के लिए। यहां आकर के जिस जगह पे, जिस कहूं कि सेक्टर में या फील्ड में रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं है, तो कुर्सी कैसे छोड़ेंगे? क्योंकि पर्टिकुलर कोई चीज होगी, अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनना किसी एक व्यक्ति को हो या वहां के प्रदेश अध्यक्ष बनना किसी एक व्यक्ति को हो, तो सीनियर भी चाहेगा मैं भी बनूंगा, और नई पीढ़ी जो बिल्कुल उम्मीद लगाए बैठी है राहुल गांधी से, वो भी चाहेंगे। ऐसी पोजीशन में राहुल गांधी क्या करेंगे? नहीं, देखिए मैं बता दूं आपको कि आप जो कह रहे हो कि अभी राहुल गांधी जी ने अग्रिम संगठनों को, युवाओं को जो चुनाव जो किया, ऐसा है, ऐसा नहीं है। 1985 का मैं आपको उदाहरण बता दूं, उस समय राजस्थान प्रदेश यूथ कांग्रेस के विष्णु मोदी अध्यक्ष हुआ करते थे। उनको पार्लियामेंट का राजीव गांधी जी ने टिकट दिया अजमेर से, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। लगातार ये प्रक्रिया जो है वो चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि अभी कोई राहुल गांधी जी ने एक्स्ट्रा कोई जो डिजर्व करता है, यंग मैन जो जिसमें एनर्जेटिक है, उसको मौका मिलता है और निश्चित रूप से जो है वो लगातार ये क्रम चल रहा है। और राहुल गांधी जी के अध्यक्ष बनने के बाद में ये क्रम आप जो कह रहे हैं, निश्चित रूप से पार्टी के अंदर जिनका अनुभव है, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक पार्टी की सेवा की है, और जो नया जो ब्लड जो आ रहा है, दोनों के सामंजस्य से पार्टी चलेगी। और निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो देश के चुनाव हुए विधानसभा के, उन चुनावों के अंदर दोनों के सहयोग से हमने सफलताएं हासिल की है। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, कुछ चुनौतियां हैं, आप लोगों को लगता है कि राहुल गांधी अध्यक्ष चुनौतियां सामने ही चुनौतियां होंगी? चुनौतियां पार्टी के अंदर नहीं है, चुनौतियां तो देश के सामने है कि आज जिस तरह से पूरे देश को भ्रमित कर रखा है। 3 साल पहले जो चुनाव हुए थे, 3.5 साल पहले, पूरे देश को जो सपने दिखाए गए थे, देश के सामने जो जुमले दिए गए थे, हर वर्ग को जो ठगा गया था, आज समस्या वो है देश के सामने, चुनौती वो है देश के सामने कि आज नौजवान सड़क के ऊपर ना खड़ा हुआ है। वो जो सपना लेके आया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी मुझे, आज वो नौजवान ठगा सा महसूस कर रहा है। आज जो महिलाएं थी, उनको सपना दिखाया गया था कि महंगाई यूपीए शासन के टाइम पे सुरसा की तरह बढ़ रही है। आज सिलेंडर उस समय 380 रुपए का था, आज 750 रुपए का हो गया। जनता के सामने समस्या वो है, चुनौतियां वो है। आज पेट्रोल डीजल के दाम, क्रूड ऑयल के दाम 145 रुपए बैरल था, उस समय पेट्रोल डीजल 80 रुपए बिकता था, आज 50 और 45 रुपए प्रति बैरल होने के बाद में ऐसे मोटी चुनौतियां नहीं मानेंगे आप लोग? चुनौतियां वो है कि वो पैसा जो है ऑयल कंपनियों का, वो जा कहां रहा है जब इतना बड़ा डिफरेंस आ गया बैरल प्रति बैरल के अंदर, और फिर जनता को राहत नहीं मिल रही है। चलिए, मैं शील भाई जी आपके पास में आऊंगा। देखिए, राहुल गांधी को लेकर के कोई चुनौतियां कांग्रेस अपनी नजर से नहीं मानती है। दूसरा, एक राष्ट्रवाद भी एक बड़ा मुद्दा है इस दरमियान। राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं, अगर राहुल गांधी आज मंदिरों में जा रहे हैं तो उस पर सवाल उठाया जाता है। राष्ट्रवाद का मतलब यह है कि जिसे वंदे मातरम आता हो और जो भारत माता की जय का उद्घोष करता हो, सिर्फ उसी को राष्ट्रवाद की श्रेणी से जोड़ रहे हैं, जो कांग्रेस का लगातार आरोप। अभी गिरिराज गर्ग ने कहा कि आपकी राष्ट्रवाद की धारणा और डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट है, वो होना बहुत मुश्किल है। आप किसी पे जोर जबरदस्ती से राष्ट्रवाद मनवाने की कोशिश करते हैं, जबकि उसके जहन में राष्ट्रवाद बैठा हुआ है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की। प्रयास ये कहा कि राष्ट्रवाद, हमारे जो पंचनिष्ठाएं, उसमें प्रथम हमारे राष्ट्रवाद है, उसी के तहत हम काम करते हैं। सबका हित, गरीब का हित, किसान का हित, मजदूर का हित, युवा का हित, महिलाओं का हित, ये सब गरीब को गणेश मान के भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और जो नरेंद्र मोदी जी ने जो 2013 में जो घोषणा पत्र में जो वायदा किया था, युवाओं को नौकरी दिलाने की बात की थी, और जो किसानों को अपने पैरों पे खड़े होने वाली बात की थी, उनको फायदा पहुंचाने की बात की, महिलाओं की सुरक्षा की बात की, युवा वर्ग को
रोजगार दिलाने की बात की, तो जितने भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बात की, निवेश करने की बात की, तो स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और अपने सिक्योरिटी को, डिफेंस को लेकर के जो भी वायदे किए थे, उन सब में वो खरी उतरी। और इसका बार बार जनता के सामने वो बीच में गए, और जिसको आप लिटमस टेस्ट कहते रहे, वो लिटमस टेस्ट में भी साबित हो गया। मेरा सवाल जो राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है, अभी आपने जब राष्ट्रवाद की बात की थी तो गिरिराज गर्ग साहब ने कहा कि देखिए राष्ट्रवाद को हर जगह घोलने की कोशिश करते हैं, जबकि इस राष्ट्र का रहने वाला हर व्यक्ति राष्ट्रवादी है, राष्ट्र के दिल और दिमाग में छाया हुआ है, राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। लेकिन अब इंडिविजुअली रूप से अगर कहूं इनके हिसाब से तो कि हनुमान जी की तरह कोई नहीं कि अब सीना तान के कहर उस पर लिखा हो कि राष्ट्रवाद, ये कांग्रेस लगातार इस बात को खारिज कर रही है जिस तरह से आप राष्ट्रवाद आने वाले दिनों में एक बड़ी, मुझे लगता है कि एक बहस का विषय होगा। राष्ट्रवाद, जब इनसे पूछा गया कि राहुल गांधी के सामने चुनौतियां क्या होंगी, तो कहा कि राष्ट्रवाद, जुमले, ये ऐसी चीजें हैं जो एक चुनौती होंगी कि प्रतिपक्ष की भूमिका के रूप में हम सत्ता पक्ष पे प्रेशर बना सकें कि जो वादे आपने किए थे जनता से वो पूरे करिए। तो राष्ट्रवाद एक डिफरेंट है। ये भी आरोप लगते हैं बीजेपी पे कि जब भी कोई जवाबदेही की बात आती है तो राष्ट्रवाद का मुद्दा लेकर के आ जाते हैं। नहीं, देखिए योगेन जी, अभी जैसे कि जो मदरसे हैं, हाँ, उनमें अगर कहा जाता है कि आप राष्ट्रगीत गाइए, तो ये इसमें क्या बुराई है, इसमें क्यों ऑब्जेक्शन होता है? हाँ। तो इसी तरह से अगर योग की बात हम करते हैं, योग की कहते हैं कि सूर्य नमस्कार करो, तो इसका विरोध होता है। ये कौन सी, ये राष्ट्र की बातें हुई? और जो एक जानना चाहता हूं, लेकिन अगर मदरसाओं में या मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े जो स्कूल्स हैं उनमें राष्ट्रगान या राष्ट्रभक्ति के आयोजन होंगे, क्या उसी से राष्ट्रभक्ति का पैरामीटर वही माना जाना चाहिए? देखिए, पैरामीटर की बात नहीं है, जो इस देश में पैदा हुआ है वो हिंदुस्तानी है, तो ये हमारे हिंदुस्तान की अगर राष्ट्रगीत भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। नहीं, रहना नहीं, जो पैदा हुआ है, रहने की तो बात ही नहीं है। जो पैदा हुआ है वो हिंदुस्तानी है, वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी कौम का हो। जो राष्ट्रगीत का सम्मान तो परम धर्म है। अगर राष्ट्रीय सम्मान या वंदे मातरम गाने से इनका अपमान होता है या सूर्य नमस्कार करने से इनका अपमान होता है, तो ये कौन सी बात हुई जी? इसका जवाब ये दें, क्या इसको कहते हैं कि नहीं कहा जाए राष्ट्र सम्मान? और इनके नेता, इनके सेवक, इनका जो कांग्रेस सेवा दल है उस पर वो जनता पार्टी के इनके सांसद, इनके विधायक, इनके पार्टी के पदाधिकारियों को वंदे मातरम नहीं आता है। और उन्होंने कहा, जब मीडिया ने उनसे पूछा कि वंदे मातरम गा के बताइए, तो आपके पार्टी के जिम्मेदार लोगों को वंदे मातरम नहीं आता है। आप पहले उनको तो सिखा दीजिए। आपके पार्टी के मंत्रियों को, सांसदों को, विधायकों को, पार्टी पदाधिकारियों को आप उनको तो सिखाइए पहले। आप दूसरे लोगों पे तो बात ही थोपना, ये दुर्भाग्य है आपके पार्टी का कि आप कहते क्या हो और करते क्या हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। वो ही करते हैं, जो कहते हैं हम वो करते हैं। आप कहते कुछ हो, करते कुछ हो। आप जुमले देके जनता को भ्रमित करना चाहते हो। जब जवाबदेही की बात आती है, जब आप गौ हत्या लाते हो, जब जवाबदेही की बात आती है राम मंदिर लाते हो, जब जवाबदेही की बात आती है लव जिहाद लाते हो, जब जवाबदेही की बात आती है, जब आप ये मुद्दे लेके आते हो, देश का दुर्भाग्य है, देश भुगत रहा है आपको। अब देश आगे नहीं भुगतेगा, देश जवाब देगा। जैसे पंजाब में दिया, बिहार में दिया, दिल्ली में दिया, गोवा में दिया, मणिपुर में दिया, ये स्टेट है जो आपको जवाब दिया। आपका विकास का मॉडल अमित शाह जी के लड़के को देख रहा है, गुजरात की जनता ने देखा है। 16,000 करोड़ का फायदा आप लोगों के पास, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे को 16,000 करोड़ का फायदा। वो फार्मूला आम आदमी को भी दीजिए, उस व्यापारी को दीजिए ना गुजरात को। 16,000 का कैसा मुनाफा होता है एक साल में? 16,000 करोड़ का मुनाफा उसमें नहीं दिखाया गया, उसमें इजाफा का जो एक प्रतिशत है वो उसमें बताया गया, मोटा एक मुनाफा। नहीं गए ना, कोर्ट में गए ना, कोर्ट में कराना है वो जांच के लिए मना कर दिया आपकी पार्टी ने। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूरी पार्टी उसके पक्ष में उतर गई। आप दूसरे लोगों पे आरोप करते हैं, आप जांच आयोग बिठा देते हैं। आप दूसरे लोगों पे आरोप लगाते हैं, आप जांच आयोग बिठा देते हैं। इसमें बिठाइए ना जांच आयोग, अगर ईमानदार है तो, अगर आपकी पार्टी में नैतिकता है तो बिठाइए जांच आयोग। लेकिन दूसरे विपक्ष के ऊपर तो जांच आयोग बिठाएंगे आरोप लगते ही, और हमारी पार्टी में भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा, उसको बचाने के लिए पूरी पार्टी खड़ी हो जाएगी। ऐसा दुर्भाग्य है। चलिए मैं रोकना चाहूंगा आप लोगों को। इशू ये नहीं है कि देखिए ये कुछ इशू हैं जो बहस के अंदर बीच में आते हैं। चैलेंजेस की बात है कि राहुल गांधी पे हमारा जो फोकस है, राहुल गांधी, महेश जी मैं ये बात जानना चाहूंगा आपसे कि कुछ चुनौतियां ऐसी होंगी राहुल गांधी के सामने, जैसे मैंने पहले गिरिराज गर्ग साहब से पूछा था कि नए और पुराने का सामंजस्य बैठाने की बात होगी। दूसरा,
एक वो विश्वास पैदा करना होगा कि राहुल गांधी सही मायने में, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत के जो एक अपना एक स्लोगन लेकर के चल रही है, लगातार कह रही है राहुल गांधी के लिए कुछ इस तरह की बात कही उन्हें, जो भी कुछ उनके बयान होते हैं उनमें सोशल मीडिया पे इस तरह से कि उनकी जो इमेज है राहुल गांधी की, वो बिल्कुल एक ऐसे नेता के रूप में रहे जो बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, अक्षम जो नेता है उस टाइप से उनको बनाने की पूरी कोशिश की जाती है विरोधियों के द्वारा जो कांग्रेस के हैं। तो राहुल गांधी की आज जो गुजरात में उपस्थिति है, क्या वास्तव में वो 2004 में जिस व्यक्ति ने राजनीति में कदम रखे हों और 10 साल का जो टाइम है वो निकाला हो, क्योंकि 13 और 14 के दरमियान ये बहुत ज्यादा एक पीक पे था राहुल गांधी की इमेज को लेकर के जो एक एजेंडा चल रहा था, क्या अब मान सकते हैं कि राहुल के सामने एटलीस्ट ये चुनौती तो नहीं है कि कम से कम अपनी लीडरशिप को साबित कर सकें? नहीं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। वो लीडरशिप साबित करने के लिए उनको अभी कई कसौटियों से गुजरना पड़ेगा जी। अभी पहला तो यही है कि ये चुनाव जो है, अभी इन्होंने जो तारीख जो तय की है कि 16 दिसंबर के मतलब अनाउंसमेंट होगा, तो कहीं ना कहीं उनको एक तरह से इनडायरेक्ट में संगठन के वरिष्ठ लोगों ने ही उनको ये एक जिसे बोलते हैं ना कि कहीं श्रेय नहीं चला जाए। अभी अगर मान लीजिए उसके बाद में भी बनते हैं वो 16 दिसंबर को उनको, जैसे कि हो रहा है कि और कोई प्रतिद्वंदी तो है 19 दिसंबर को 18 को रिजल्ट आएगा, 19 को अनाउंसमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई नामांकन नहीं होता है तो पहले भी अंडरस्टूड है तो स्क्रूटनी के बाद में कि हाँ राहुल गांधी को वही आएंगे, उसके अलावा कोई अप्लाई भी नहीं करेगा इस पोस्ट के लिए। ये मान के चल के जाए कि आज नहीं तो कल वो बनेंगे ही बनेंगे। तो उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत तो एक तो पढ़ने की गिनाई थी कि गुटबाजी तो एक रहेगी। साथ साथ एक कांग्रेस में यह है कि एक फोकस मतलब क्या कहते हैं उनको घेर लेता है, उससे बाहर भी निकलने की कोशिश करनी पड़ेगी। नया मतलब अपना कुछ इस तरह का जो एक वैचारिक बौद्धिक जो है उस तरह का मतलब क्या कहता है ना एक दृष्टिकोण जो है वो बनाना पड़ेगा। और उसके लिए एक्सपर्ट ओपिनियन और लाने वाले एक्सपर्ट जो अलग अलग डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स के हैं उनको लाना पड़ेगा। साथ साथ ही एक ये जो अलग अलग जो आपका जो है सबसे जो एक जो चुनौती है, ये एक सशक्त विपक्ष को कैसे तरह से खड़ा करे देश में। ये जब महागठबंधन की जैसे सही बात है, क्योंकि राष्ट्र की एक बीजेपी के पास एक बड़ी पार्टी हो कांग्रेस है, सभी जब तक सत्ता में आने से ये तो है। अभी अध्यक्ष में तो यह है कि भीतरी जो है कमियां है कांग्रेस की, उनको दूर करने की आवश्यकता है। और साथ साथ ही उस नए जोश को जो एक स्लथ जो मतलब क्या कहते हैं नेता है जो आगे तो बढ़ जाते हैं मौके पे, लेकिन क्या कहते हैं जो संगठन के लिए जो उनको काम करना चाहिए वो ऐसे टाइम पे पूरा नहीं कर पाते। इनको मतलब क्या कहते हैं दूर करने के साथ साथ ही उनको ये करने की बहुत आवश्यकता होगी कि नया इन्हीं में से नए लोगों को कैसे छांटा जाए। इसमें नए लोगों को आगे लाने में जिस तरह से उनको संघर्ष करना पड़ेगा वो एक बड़ी चुनौती होगी, बहुत बड़ी चुनौती होगी। सशक्त विपक्ष बनाने के लिए भी उनके सामने एक ये सबसे बड़ा एक जो है जो एक सशक्त विपक्ष को ये भी एक चैलेंज होगा कि सबको साथ लेकर के, क्योंकि अभी कांग्रेस चाहे राहुल गांधी अध्यक्ष भी बने उस पोजीशन में है कि नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए कांग्रेस अपने दम पर पूरे राष्ट्र की राजनीति में सक्रिय हो सके। देखिए गुजरात में कांग्रेस ने अपने आप को एक साबित कर दिया है कि हाँ बिल्कुल कड़े मुकाबले में हम लोग हैं, लेकिन एक पूरे देश की राजनीति, क्योंकि रीजनल पार्टीज जो हैं 2019 का सामने चुनाव होगा, कुछ राज्यों के और चुनाव होंगे, तो राहुल गांधी के सामने एक बड़ा चैलेंज ये भी हो सकता है कि उन राज्यों में अगर रीजनल पार्टी है तो उसे कैसे साधा जाए। आपने कहा कि प्रतिपक्ष की मजबूती के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो राहुल गांधी अगर ये सब कुछ करने में सफल होते हैं तो एक ये कहा जा सकता है कि देश को नेतृत्व देने की उनमें वो बाद में सोच आएगी। और अभी बहुत कुछ उनको दौर से गुजरना पड़ेगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो मतलब कहते हैं समीकरणों से देश की सुरक्षा का है, और मतलब कहते हैं दूसरे राज्यों में मतलब तो ये क्षेत्रीयता वैसे राहुल गांधी के अनुकूल समय माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से गुजरात में उनकी एक छवि उनके विरोधी जानकर के अगर बिगाड़ने की भी कोशिश करें तो उसका इंपैक्ट नहीं आ रहा। राहुल गांधी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं वहां पे। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि राहुल गांधी के ऊपर जिस तरह से पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स को यूज करते थे वो सब चीजें अब राहुल गांधी में नहीं देखी जा सकती। अपने नेतृत्व क्षमता तो दिखानी पड़ेगी। हाँ, नेतृत्व क्षमता दिखाने के लिए उन्हें बहुत कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेगी
नए प्रयोग करने पड़ेंगे, क्योंकि ये संगठन जो चल रहा है बहुत एक तो लंबा, बहुत वर्षों से चल रहा है और एक लंबी पीरियड का है, दीर्घकालीन मतलब क्या होता है, एक संगठन चल रहा है। इसमें एक छोटा सा मेरा सवाल आपसे और गिरिराज जी से होगा। गिरिराज जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री मणिशंकर अय्यर ने पिछले दिनों एक बात कही थी, जब उनसे पूछा गया कि पार्टी का अध्यक्ष कौन बन रहा, तो उन्होंने कहा कि मां बनेगी या बेटा बनेगा। तो ये एक तंज के रूप में दिखाई दे रहा था। तो ऐसे कुछ लोग होंगे जिनके अंदर घुटन होगी कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम क्यों नहीं। देखिए, चूंकि बहुत बड़ा परिवार है और कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से भी कुंठित हो सकते हैं, कुछ लोग दूसरे कारणों से भी कुंठित हो सकते हैं, वो हर पार्टी में होता है। भारतीय जनता पार्टी में यशवंत सिन्हा हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, कीर्ति आजाद हो, अरुण शौरी हो, सुब्रमण्यम स्वामी हो, राम जेठमलानी हो, ये सब जो लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी में भी है, कांग्रेस में भी ऐसे लोग हैं जो क्या है कि नेतृत्व के प्रति कभी कभी जो है इस तरह के अनर्गल बातें करते रहते हैं। उनका कोई महत्व नहीं होता है। वो एक इंडिविजुअल, इतनी बड़ी पार्टी जिसके लाखों नेता है, 134 साल का शानदार इतिहास है, आजादी का शानदार इतिहास है, उसमें एक व्यक्ति अगर कुंठित होकर इस तरह के विचार रखे, मायने नहीं। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, मैं 30 सेकंड में महेश जी आपसे जवाब चाहूंगा। मणिशंकर अय्यर का बयान मैंने इस वजह से कोट किया है कि जब उनसे पूछा गया था दिल्ली में तो उनका ये जवाब था। ये एक तो ऐसे कुछ लोग होंगे जो बिल्कुल इंटरनली अपनी वो महसूस करेंगे कि हमसे बहुत जूनियर है राहुल गांधी, लेकिन पार्टी में सिर्फ इस वजह से कि गांधी, माफ करिएगा, राहुल नेहरू परिवार के नवासे हैं और ये सोनिया गांधी के बेटे हैं, राजीव गांधी के बेटे हैं, तो इस वजह से उन्हें बनाया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं। मैं बता रहा हूं ना कि जैसी अगर ये गांधी परिवार कांग्रेस से अगर अलग होता है तो आप ये निश्चित बात है इतने गुट हो जाएंगे, इतना मतलब क्या होता है ना, उनमें व्यक्तित्व की लड़ाइयां शुरू हो जाएगी। हाँ। जो कि पूर्व में भी दिखाई दी गई थी। इनको ध्यान में पार्टी के अंदर रह करके भी कुछ मुश्किल पैदा कर सकते हैं। मुश्किल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और खंड खंड में भी हो सकती है पार्टी। अभी तक जो भी बचाव के समय आप ये देखिए कि एक अरसे बाद में उन्होंने अपना सोनिया गांधी अलूप हो गया था, ये फैमिली गांधी फैमिली अलूप हो गई थी। उस अलूप दौरान मतलब क्या कहते हैं, इतने बड़े संगठन के मतलब कि उसके अस्तित्व पर एक संकट से आ गया था, लेकिन उन्होंने समय पे उसको साथ लिया। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, लेकिन राहुल गांधी की ताशपोशी या कहें कि पार्टी का अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। अनाउंसमेंट दिसंबर में होगा। पार्टी ने उसके लिए एक चुनाव प्रक्रिया जो होती है उसका ऐलान भी कर दिया गया है और तय ही माना जा रहा है। तो अब वो बादल जरूर छट जाएंगे जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कब अध्यक्ष बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो मुझे लगता है कि अब वो स्थिति सामने आ रही है, लेकिन राहुल गांधी के सामने चुनौतियां कई होंगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेसियों में बेशक जोश भरने की बात कही जा रही है, लेकिन अंदर खाने में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मन महसूस करके बैठेंगे और कहेंगे कि पार्टी में सीनियर लोगों का ध्यान नहीं रखा गया है और एक बार फिर वही गांधी परिवार के हाथों में कांग्रेस की कमान दी जा रही है। लेकिन विश्लेषकों का यह भी कहना है कि गांधी परिवार से अलग हटकर के भी पिछले कुछ सालों में जब देखा गया तो कांग्रेस के बिखराव को रोक नहीं पाए सीनियर लीडर्स और वापस से सोनिया गांधी को ही 1998 में लेकर के आना पड़ा। तब से वो अध्यक्ष भी हैं और यही सब कुछ चीजें ऐसी हैं जो राहुल गांधी के लिए कुछ ऐसे भी होंगे कि पिछले इतिहास को जब देखेंगे कुछ नेता तो बहुत मुश्किल है कि कांग्रेस गांधी परिवार से बाहर जाना, और कुछ लोग ये देखेंगे कि अब स्थितियां बदल रही है तो हमें मौका मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।